गुड मॉर्निंग। आप सबको आवाज वगैरह ठीक से आ रही है? एक बार बता दीजिए तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। मतलब ठीक है, आवाज वगैरह ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा फाइल खोल लें, यहाँ पे ट्रांसफर कर लें। यहाँ पे सादा फाइल है नहीं ना? नहीं है। अरे राम राम भाई अभिषेक, राम राम सर जी, सब बढ़िया। राधे राधे, सुप्रभात सबको। चलिए, आ गया होगा। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई भाई, ये बताइए। जानते हैं सुबह सुबह रोज ठंडी में आने में ना, स्नान ध्यान करके वो भी हालत खराब हो जाता है। मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि इसीलिए पढ़ लीजिए, नहीं तो पता है अभी का जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। सुबह का नमस्कार गुरुजी, नमस्कार नमस्कार निक्की। बहुत अच्छी चल रही है, ठीक चल रही था तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है फिर तो। क्योंकि अभी का जो स्ट्रगल है वो कुछ नहीं है, उसके बाद जब लाइफ में स्ट्रगल शुरू होगा। दो तरह का पेन होता है लाइफ में, बहुत पुराना है वैसे, मेरा अपना नहीं है ये वाला डायलॉग। एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन, एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। अभी पेन ऑफ डिसिप्लिन आप लोग को होगा, दर्द, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिसिप्लिन का दर्द। डिसिप्लिन को क्या बोलेंगे हिंदी में? अनुशासन का दुख, तकलीफ। और बाद में रिग्रेट होगा कि काश थोड़ा और मेहनत कर लिए रहते तो बढ़िया होता। और वो जो रिग्रेट है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं ना कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बोलना रहता तो मैं बोल देता। मैंने 4 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है, एक भी बार इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए वैसे। क्योंकि अगर फेंकना ही होगा तो बोल देंगे कि हाँ 4 बार क्या 5 बार इंटरव्यू भी दिए हैं, 3 बार इंटरव्यू भी दिए, कुछ भी। और 2022 में पता है, 2022 में मेरा ना 1 नंबर से रह गया इंटरव्यू कॉल, मात्र 1 नंबर से, यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू। और ना पूरे एग्जाम में 15 नंबर के मेरे सवाल छूटे थे, छूट गए थे लिटरली। 15 से 16, 15-16 नंबर का छूटा था। ये इतना ज्यादा उस वक्त तकलीफ नहीं दिया था जब मेरा रिजल्ट आया और मार्कशीट आया, जब ये नंबर देखे थे तो। क्योंकि अगर इसमें कुछ भी लिख के आ जाते आलतू फालतू बकवास कुछ भी 15 नंबर के सवाल में, तो कम से कम 3 से 4 नंबर तो मिल ही जाता। तो वो दुख ना बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब अब तो 1 साल हो गया इस बात को, लेकिन अभी भी रोना आता है। और वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ना, इसीलिए। कोई बात नहीं है, चलिए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे, भूल गए हम। कल जैन धर्म हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, हाँ याद आ गया। अब जैन के बाद आज महाजनपद कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मुझे ऑर्डर मिला है थोड़ा पेपर जल्दी आप लोग का कंप्लीट करने का। बस यूं ही बता रहे हैं कि थोड़ा कभी कभी ना वो बहुत ज्यादा चुभता है। कहते हैं कि 1 मिनट या 1 सेकेंड का या 5 सेकेंड का अहमियत उससे पूछो जिसने 5 सेकेंड के लिए ट्रेन छोड़ दी अपना। तो वही होता है, समय का थोड़ा सा अहमियत मतलब लीजिए आप लोग, और थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करते हैं ना उतना ज्यादा, मुझे नहीं पता कितना करते हैं। और इतना सुबह सुबह आप लोग क्लास करने आ जाते हैं तो जरूर है कि आप लोग बहुत मेहनती होंगे।
लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा और अपने आप को हमेशा पुश करते रहिए और अपने आप से हमेशा असंतुष्ट रहिए कि नहीं थोड़ा और पढ़ सकते हैं हम ना बैंक का जॉब छोड़ के आए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। मेरे दोस्त 2-3 दोस्त मैनेजर हैं अभी, एक पीओ नहीं, हाँ सब मैनेजर बन गया है। और मैं जॉब छोड़ के आया था आईएएस बनने के लिए। तो बैंकिंग का जब तैयारी करते थे ना, तो मेरे एक सर थे बैंकिंग वाले, वो क्या बोलते थे, किसी दिन अगर 8 घंटा पढ़े हो ना, तो उस दिन किताब बंद करने से पहले ये सोचना कि उसका सिलेक्शन तुम्हारी जगह क्यों नहीं होगा जो आज 9 घंटे पढ़ा होगा। और अगर किसी दिन 9 घंटे पढ़ोगे तो ये सोच के सोना कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जो आज 10 घंटे पढ़ा होगा। हम तो 9 ही घंटे पढ़े हैं। तो मतलब वही था कि हमेशा अपने आप से असंतुष्ट रहना, कभी भी संतुष्ट मत होना। आज मजा आया पढ़ के, बहुत पढ़े आज। चलिए आज महाजनपद होगा, ठीक है। स्थानकवासी, स्थानकवासी कल हम बोले थे 2 चीज आप लोग को समझा देंगे। हाँ अभी याद आया, शियादवाद बोले थे और आजीवक संप्रदाय बोले थे। मैं ना आप लोग को 5 मिनट लेकर के समझा देता हूँ ताकि, लेकिन एक बात, हाँ मैंने प्राइवेट कर दिया है चैट आप लोग का। देखिए हम समझा देते हैं सियादवाद और क्या बोलते हैं इसको जी, 2 शब्द था, सियादवाद था, सियादवाद, और एक और शब्द था आजीवक संप्रदाय। मखली गोसाल जिसके संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय। देखिए भाई आप लोग को मैं पहले ही बता दूं, 5 मिनट ले रहे हैं दोनों के लिए, 5-7 मिनट, लेकिन ये आप लोग के एग्जाम में शायद काम नहीं आए। इतना ही काम आएगा कि सियादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है या जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसके संस्थापक कौन है, तो मखली गोसाल है, ठीक है। इसके अलावे शायद अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दे तो समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ नहीं दिए हैं। अरे हम एक ही पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना, जानते हैं मोहम्मद सैफ, मैंने वो पीडीएफ अपलोड कर दिया था, मतलब वो टीसी पर, वहां से कुछ बच्चे देखे डाउनलोड कर भी रहे थे। शनि 11 बजे का क्लास होगा आज से। देखिए क्लास लगाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है, मैं आके स्टार्ट करता हूँ क्लास मुझे शो होना चाहिए ऐप पर, और वो रोज ऐप पर अपलोड किया जाता है क्लास को, पर उन्होंने अपलोड नहीं किया था टीम ने। बहुत नींद लगती है, अच्छा कोई बात नहीं है। तो सियादवाद बस समझ लीजिए थोड़ा सा के लिए, शायद कभी काम आ जाए। सियादवाद बना है, इसको मैं फिर मिटा दूंगा क्योंकि ये वैसे आप लोग किसी काम का नहीं। सियादवाद को समझिए शायद से, बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, शायद, और इतना काफी होगा समझने के लिए, चाहे कोई 1 घंटा क्यों ना लगा के समझा कहीं भी। शायद का क्या मतलब होता है, शायद का मतलब होता है नॉट कंफर्म्ड, यानी आप कंफर्म नहीं है, ठीक है। बहुत नींद लगती है। 1 जनवरी के बाद क्लास लिए कहाँ हैं, आज दूसरा क्लास 1 जनवरी के बाद, कल पहला क्लास था, तब तो हम हैप्पी न्यू ईयर बोले थे, बताइए। मैं एक्स्ट्रा पीडीएफ ना यहां से अपलोड कर देता हूं, ठीक है। चलिए, शायद जब हम बोलते हैं तो शायद का क्या मतलब होता है पता है, टेलीग्राम चैनल है, शायद का मतलब होता है नॉट कंफर्म्ड, बस बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। नॉट कंफर्म का मतलब होता है कि आपको लगता है कि ये चीज हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद कल बारिश होगी, अगर मैं ये बात कहूं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे लग रहा है कि कल बारिश होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, हो सकता है नहीं भी बारिश हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल बारिश होगी। तो जब भी व्यक्ति शायद लगा के बात करता है, इसका मतलब है कि वो रिजिड नहीं है अपने विचारों को लेकर के। अब जैन दर्शन में सियादवाद का मतलब है कि देखो भाई, तुम जो मानते हो, मान्यता जो तुम्हारी है, वो मान्यता सही हो सकती है पर गलत भी हो सकती है, इस बात का ख्याल रखो। तो एक मुसलमान से पूछिए, इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की रचना किसने की है, बिना डाउट के अल्लाह ने की है, अल्लाह ने ही की है। एक हिंदू से पूछिए,
बिना डाउट के वो क्या बोलेगा, इस विश्व की रचना, ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म ने ही की है, ईश्वर ने ही की है, अल्लाह ने नहीं की है। लेकिन हो सकता है कि हिंदू गलत हो, इस विश्व की रचना ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म ने ना करके अल्लाह ने ही की होगी। या हो सकता है मुसलमान गलत हो, इस विश्व की रचना अल्लाह ने ना करके क्या हुआ, ईश्वर ने किया हो। या ये भी हो सकता है कि ये दोनों गलत हो, पता चला कोई तीसरा एंटिटी है वही किया होगा, ईसाई का गॉड ने किया होगा। या हो सकता है ईसाई का गॉड भी ना कोई और ही होगा जिसने किया है। तो ये यही कहता है कि जो मानते हो, सियादवाद का मतलब होता है एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, सत्य कुछ और हो सकता है, उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है। या सत्य कोई एक है क्योंकि किसी एक ने की होगी इस ब्रह्मांड की रचना, पर उसकी व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ने, कुछ लोग कहते हैं गॉड ने, यहूदी लोग कहते हैं जाहवे ने किया है। तो ये जो है ना धार्मिक कट्टरता का सबसे अच्छा समाधान है कि अगर लोग सियादवाद के सिद्धांत को फॉलो करें, एक मुसलमान के, एक मुझे लगता है कि अल्लाह ने की होगी इस ब्रह्मांड की रचना, पर हो सकता है अल्लाह ने नहीं भी की होगी क्योंकि मैंने देखा तो है नहीं, ना मेरे पास कोई सबूत है एग्जैक्ट। या एक हिंदू कह सकता है जब कि मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म ने की है, पर हो सकता है मैं गलत भी हूं और ब्रह्म ने ना करके अल्लाह ने की हो या किसी और ने भी किया हो। सियादवाद यही है। सियाद का मतलब शायद, शायद से समझिए। तो जब हम शायद लगा के बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हम गलत भी हो सकते हैं। ठीक, सियादवाद के साथ साथ एक और सिद्धांत याद कर लीजिए, अनेकांतवाद। ये भी जैन दर्शन का है, अनेकांतवाद। ये जो हम संस्कृत वाला श्लोक बोले थे, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, ये इसका सबसे अच्छा तरीका है। इसको समझाने के लिए लिटरली जैन दर्शन में एक कहानी दी गई है, लिटरली कहानी जैन दर्शन में दिया गया, और वो कहानी सुन लीजिए सब समझ में आ जाएगा। वो कहानी मेरा नहीं है, जैन ग्रंथ में खुद ही कहानी लिखा हुआ है कि 4 अंधे जा रहे थे कहीं, बचपन से अंधे थे, चारों अंधे दोस्त। अचानक रास्ते में एक हाथी से टकराया। हाथी जंगली हाथी नहीं था, नहीं तो निपटा देता। महावत हाथी को लेके आ रहा था, पालतू हाथी था। तो एक अंधा उसके पैर से टकराया, एक अंधा उसके पूंछ से टकराया, एक अंधा उसके सूंड से टकराया, एक अंधा उसके शरीर से टकराया। तो पूछा कि महावत से कि ये है क्या, तो बोला क्या ये हाथी है। महावत क्या बोला, ये हाथी है, क्योंकि वो हाथी था। तो जो अंधा उसके पैर से टकराया था वो क्या बोला, अच्छा अच्छा हाथी मतलब खंबे जैसा होता है ना, क्योंकि वो पैर पकड़ा हुआ था उसका। दूसरा बोला जो पूंछ पकड़ा था, अच्छा अच्छा हाथी झाड़ू जैसा होता है इसका मतलब। एक जो सूंड पकड़ा था बोला अच्छा अच्छा हाथी मतलब एक कोई मुलायम गोल पाइप जैसा होता है, मतलब कुल मिला के यही कुछ बोला होगा, क्योंकि एग्जैक्ट उस पाइप तो शब्द यूज नहीं किया होगा। मतलब हाँ एक मतलब नलिका जैसा होता है मुलायम सा। तो अब ये बताइए, या जो शरीर से टकराया बोला अच्छा अच्छा मतलब एक दीवार जैसा होता है पूरा जब लंबा चौड़ा। तो उसमें से 4 में से कौन गलत था कौन सही था? क्या हाथी खंबे जैसा नहीं होता, उसका पैर खंबे जैसा होता है, उसका पूंछ झाड़ू जैसा होता है। तो चारों सही थे अपने जगह पे, लेकिन चारों में से हर किसी को लगता होगा कि वो सही है। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव किया है, जो पैर पकड़ा होगा उसको लगता होगा अरे क्लियर खंबे जैसा है भाई, ये झाड़ू जैसा हो ही नहीं सकता है, या ये मुलायम नलिका जैसा हो ही नहीं सकता है, पाइप जैसा। लेकिन इसके बावजूद भी क्या थे, तीनों थोड़े थोड़े सही थे। तो आप कभी भी पूर्ण सही नहीं होते हैं, आप हमेशा आंशिक सही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके निर्णय होते हैं वो निर्णय सूचनाओं पर निर्भर करता है। जो सूचना आपको मिला है उसी सूचना के आधार पे आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं और आपको लगता है कि निष्कर्ष मेरा सही है। जबकि हो सकता है कि जिन सूचनाओं को आप आधार बना रहे हैं निर्णय लेने के लिए, वो सूचनाएं ही अधूरी हों। जैसे जब एक व्यक्ति, एक अंधे ने कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है, तो उसने सूचना का आधार बनाया उसका पैर जो उसके हाथ लगा था, लेकिन वो सूचना अधूरा था, संपूर्ण हाथी तो उसके हाथ लगा नहीं था। लेकिन उसने निष्कर्ष क्या निकाल लिया, हाथी खंबे जैसा होता है। तो याद रखिए, आपके निष्कर्ष भले सूचनाओं पर निर्भर करते हो, लेकिन हो सकता है वो सूचनाएं ही आपको अधूरी मिली हो। अनेकांतवाद का यही मतलब होता है कि सत्य अनेक है, आपका सत्य जरूरी नहीं है कि अल्टीमेट है, हो सकता है दूसरे का सत्य भी सही हो। जैसे जिसने कहा झाड़ू जैसा होता है वो भी सही है। वीडियो रुक रहा है सर, क्या क्या महाजनपद पढ़ाइए, बस बस बस। बाप रे बाप, इतना लंबा मैसेज। आफरीन, आपके पटना जाने से पहले क्लास हुई थी, जिस दिन आप बताए थे कि पटना जाने वाले हैं पेपर लिखने, तो उस दिन और उसके दिन पहले के क्लास अपलोड नहीं हुए हैं सर, अपलोड कर दीजिए प्लीज सर। मैं भी बार देखी हूँ, कई बार देखी हूँ नोट्स के लिए बट नहीं मिला।
आज हम आपके अति पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़े अच्छे से लिखिए, हम इसमें लिखे का ये आप लोग के किसी काम का है भी नहीं। चलिए अब ये हो गया। अब आजीवक संप्रदाय के बारे में कल समझ लीजिएगा जी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, मुझे जल्दी जल्दी क्लास खत्म करना है। ये तो मैं बस यूं ही बता दिया आप लोग की जिज्ञासा के लिए। तो स्यादवाद और अनिकांतवाद जैन दर्शन से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, क्या ये कहता है, ये भी समझ गए होंगे ना। आवाज रुक रहा है सर, वीडियो रुक रहा है, हे भगवान। यहां तो मुझे प्रॉपर दिख रहा है भाई, मैं एक बार बुलाता हूं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर है तो कुछ भी नहीं रुक रहा है। देखिए अगर यदि मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, आवाज रुक रहा था, मैं पब्लिक कर रहा हूँ। देखिए बाकी लोग लिख रहे हैं कि ऑल क्लियर है, तो इसका मतलब है देखिए मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा ना तो सबको प्रॉब्लम होगा, फिर हो ही नहीं सकता, किसी एक को भी सही नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं से टेलीकास्ट हो रहा है ना। और अगर जिनका हो रहा है तो वो क्या कीजिए ना, एक बार आप क्लास को ऑफ करके बाहर निकल जाइए और फिर से वापस से रिज्वाइन कीजिए क्लास को, ठीक है, तो हो जाएगा क्लियर। चलिए महाजनपद जल्दी से खत्म कर देते हैं। महाजनपद जल्दी से आज खत्म कर लेंगे, महाजनपद को पूरा का पूरा, ज्यादा कुछ है नहीं महाजनपद में। चलिए अब मैं प्राइवेट कर रहा हूं, हो गया। आप जिनका भी रुक रहा है वो क्या कीजिए, वो ये कर लीजिए कि वो वही दोबारा से बाहर जाइए क्लास को और रीज्वाइन कर लीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं महाजनपद। अब मैं साफ साफ लिखूंगा, ठीक है। महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद से एक आध सवाल कभी कभी आता है, महाजनपद किस बौद्ध ग्रंथ में है, अंगुत्तर निकाय में है, वगैरह वगैरह। महाजनपद का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सुनिए। वैदिक काल में, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूं ऐसे, ये तो समझाने वाला चीज है। देखिए वैदिक काल में कबीले को जन कहा जाता था। वैदिक काल में कबीले को लिख ही देते हैं, वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था, कबीले जन कहे जाते थे। क्या कहा जाता था, जन कहे जाते थे। इन वैदिक एरा कबीला वाज कॉल्ड जन, ठीक। अब इन वैदिक एरा कबीला वाज कॉल्ड जन। अब जो ये जन था, ऐसे बहुत सारे जन थे, अपना अपना कबीला था, तो कुछ जन ने मिलकर क्या किया, अधिक शक्तिशाली हुआ और बाकी जन को हड़प के बड़ा बन गया। ये सब भी हड़प करके बड़ा बनता चला गया। तो ये जो बड़े बड़े जन बन गए, ये कहलाए जनपद, जनपद कहलाने लगे। क्यों, क्योंकि अब बड़े बन गए थे थोड़ा, क्योंकि आसपास के कबीलों को भी हड़प के अपने एरिया में मिला लिया कुछ कबीलों ने, ठीक। जब जनपद बन गए तो धीरे धीरे आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे क्या बन गए, जनपद बन गए। अब जनपद बन गया, अब जन नहीं रह के जनपद हो गए। क्यों, क्योंकि इसके भीतर अब कई सारे कबीले हो गए, कोई एक कबीला उसका हेड बन गया। बहुत सारे कबीले के मिल जाने के कारण क्या हुआ, ये जन, ये सब जन था, अब ये जनपद बन गया। बाद में कुछ जनपद ने क्या किया, एक दूसरे को हड़पना शुरू किया और एक दूसरे को हड़प करके और बड़ा बन गया। अब ये क्या बन गए, ये जनपद अब और बड़े बनने के कारण महाजनपद बन गए, बड़े बन गए महाजनपद, ठीक। तो कहां से जन से जनपद आया, समझ गए, और जनपद से कैसे महाजनपद तक आया, ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि बस एक दूसरे को हड़प के अपना आकार बड़ा करता रह गया, ठीक। और यही जनपद और यही जन आगे महाजनपद बना। कैसे महाजनपद बना, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दिस जन बिकम लेटर बिकम महाजनपद, ठीक है। दिस जन लेटर बिकम महाजनपद। अच्छे से लिखिए, अच्छे से तो लिखे हैं भाई।
ठीक है, और यही जन आगे महाजनपद बन गया। अब ऐसे कितने महाजनपद बने, तो ऐसे कुल 16 महाजनपद बने, कुल 16 महाजनपद बने पूरे भारत में। पूरा भारत क्या, पूरा उत्तर भारत में। वैसे अस्मक नाम का एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, वो देख लेंगे अभी। महाजनपद ऐसे कुल 16 महाजनपद बने, ठीक है। कितने महाजनपद बने, 16। एक ये था ना। और अब समझिए बात को, इसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद का नाम था मगध, जो आगे चल के बाकी महाजनपदों को जीत करके पूरे भारत को अखंड भारत बना करके भारत का पहला साम्राज्य बना। तो कैसे जन से साम्राज्य तक आए, जन ने एक दूसरे को जीतना शुरू किया कबीलों ने, तो जनपद बना, और उन जनपदों ने एक दूसरे को जीतना शुरू किया तो महाजनपद बना। और उस महाजनपद में से एक महाजनपद मगध, उसने क्या किया, बाकी सारे महाजनपदों को जीत करके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और वही महाजनपद आगे चल के साम्राज्य बना, एक साम्राज्य मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया। क्यों, क्योंकि उसने सारे महाजनपद को अपने में आत्मसात कर लिया, मिला लिया। सर एग्जाम कब होगा, ये तो नहीं पता भाई। अब ये कैसे पता हमको कि 16 महाजनपद ही था, तो दो ग्रंथ है, एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, क्या नाम है उसका, अंगुत्तर निकाय, जिससे खूब सवाल आता है कि किस ग्रंथ में है 16 जनपदों की जानकारी। वो कहता है कि कुल 16 जनपद थे, महाजनपद थे, सॉरी। और एक और ग्रंथ है जैन धर्म का से संबंधित है, भगवती सूत्र, वो भी कहता है 16 महाजनपद थे। वैसे एक और महावस्तु नाम का भी बौद्ध ग्रंथ था, उसने भी कहा 16 जनपद थे। तो अलग अलग धर्म के ग्रंथों ने सेम नंबर और सारे का नाम सब भी सेम बताया। इसका मतलब है कि ये न्यूज सही है, और हमने मान लिया कि 16 जनपद थे। तो महाजनपदों, 16 महाजनपदों की जानकारी का स्रोत, ठीक है। मैं स्रोत लिख देता हूं, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और एक और है महावस्तु, महावस्तु। ये दोनों का क्या था, बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ, ठीक। एक और था भगवती सूत्र, भगवती सूत्र किसका ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, ठीक है। ये हमारे महाजनपदों की जानकारी का स्रोत है, जिसमें सभी जनपद के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। एक दो जनपद के बारे में बस जान लीजिए एक्स्ट्रा, जैसे अस्मक अभी बताए थे, क्योंकि अस्मक एकमात्र जो है। अब कुछ अन्य जानकारी में अस्मक, अस्मक क्या है, एकमात्र महाजनपद जो कहाँ है, दक्षिण भारत में था, ठीक है, जो दक्षिण भारत में था। पूछता है इनमें से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में था, ठीक है। इतना तो लिख ही लेंगे आप लोग। द ओनली महाजनपद दैट इज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया, ठीक है। कौन से नदी के तट पे, तो गोदावरी नदी के तट पर, लिख लीजिएगा, गोदावरी नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। भारत में गोदावरी नदी
के तट पर था या स्थित था, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक, और कुछ जो स्पेशल हो। उसके बाद सुनिए, उस वक्त था राजतंत्र, सभी जगह क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र समझते हैं क्या होता है? राजतंत्र में एक व्यक्ति जो राजा है, आगे चल के उसका बेटा राजा बनेगा, फिर आगे चल के उसका बेटा राजा बनेगा, यही है राजतंत्र का सिंपल सिस्टम। लेकिन सभी महाजनपद में राजतंत्र ही नहीं था, ठीक है। कुछ महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक थे, जिसमें से कौन कौन सा गणतंत्रात्मक व्यवस्था था? वज्जी एवं मल्ल, दो थे। वज्जी, अभी मैं लिखा रहा हूं इसको, वज्जी एवं मल्ल गणराज्य, ये दोनों गणराज्य था। ठीक, यहाँ पे राजतंत्रात्मक के साथ साथ गणराज्य की व्यवस्था भी थी। गणराज्य का व्यवस्था कैसे था? तो वज्जी संघ में छोटे छोटे एक महाजनपद था, लेकिन अंदर में कई छोटे छोटे राजा थे, ये लोग मिल के आपस में शासन करते थे। ठीक, वज्जी संघ, इसकी राजधानी थी वैशाली। इसी वजह से कहा जाता है कि वैशाली दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। आप लोग बिहार के कवि हुए हैं, निलोत्पल मृणाल, युवा कवि है, एक बार मेरा उनसे मिलना हुआ था, क्योंकि वो भी यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो मुखर्जी नगर में रहते थे, जहां मैं रहता था। मतलब हम लोग आसपास नहीं रहते थे, वो दूर रहते थे। तो उसी दौरान उनसे मिलना हुआ था एक बार, सौभाग्य से। तो उन्होंने क्या, एक कविता बड़ा फेमस रहा है, वैशाली के लोकतंत्र की मैं पहली किलकारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, सुने होंगे। ठीक है, इसके पहले वाला स्लाइड दिखाना है, ठीक है, स्लाइड दिखा देंगे। तो ये अब लिख रहे हैं, तो सारे राजतंत्र नहीं थे, दो गणतंत्रात्मक भी था। हालांकि लोकतंत्र और गणतंत्र अलग अलग होता है, आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, बता सकते हैं आप लोग? जिसमें से मल्ल और वज्जी क्या थे, गणतंत्रात्मक थे, लोकतंत्रात्मक नहीं, गणतंत्रात्मक। गणतंत्र अलग होता है, लोकतंत्र अलग होता है। आप लोग के लिए एक सवाल है, सोचिएगा, लोकतंत्र क्या होता है? पॉलिटी में पढ़े ही होंगे, वर्सेस गणतंत्र। इसका होता है डेमोक्रेसी और इसका होता है रिपब्लिक, अंग्रेजी, जिसको कि इंग्लिश वालों के लिए डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। ठीक है, अब पिछला स्लाइड किसी को देखना था, ये देखिए पिछला स्लाइड। कौन आपके लैपटॉप में लाइव क्लास नहीं दिख रहा है? मंटू राज, अरे ये तो टेक्निकल इशू है भाई, देखना हो, क्लास में है, बाद में बात करते हैं। नहीं, चलिए हो गया, देख लिए इसको? अरे ये तो बाद में भी देख देख के लिख लीजिएगा, लीजिए इसका और पहले वाला, ये भी हो गया। ठीक है, तो लोकतंत्र और गणतंत्र में आप लोग अंतर बताइएगा। राजतंत्र राजाओं का शासन, हाँ ये तो सही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कौन सा, मल्ल और वज्जी ना, वज्जी संघ और मल्ल, वज्जी तथा मल्ल क्या थे, गणराज्य थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी में, क्या थी, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बता दीजिए लोकतंत्र गणतंत्र के बारे में। मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, अच्छा ठीक से लिखना है, मेरा राइटिंग अगर ठीक होता ना तो फिर तो 15 नंबर छोड़ के भी 1 नंबर आ जाता। मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। वज्जी तथा मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। तो रिपब्लिक का सिस्टम था कहाँ कहाँ, वज्जी एंड मल्ल में। ये तो हो गया। इंग्लिश 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 भी ठीक है, इंग्लिश भी करा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए उसके बाद और तो कुछ एक्स्ट्रा, अब हम आप लोग को नाम अब करा देते हैं। हाँ मैं इंग्लिश में करा दूंगा, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए तब तो। वज्जी एंड मल्ल हैड ए रिपब्लिकन सिस्टम, वज्जी एंड मल्ल हैड ए रिपब्लिकन सिस्टम या रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम या रिपब्लिकन सिस्टम ही चलेगा, देख लीजिए।
while the rest had a monarchical system. while वैसे ठीक है, जब इन दोनों में गणराज्य व्यवस्था है तो बाकी समय तो राजतंत्रात्मक ही होगा ना उस समय. while the rest had a monarchical system. वज्जी एंड मल्ल हैड, ये तो आसान था भाई इंग्लिश वालों, इतना सा छोटा सा के लिए कोई बात नहीं है. बट चलिए अब हम लोग सारे जनपदों का नाम एक बार एक लाइन से लिख लेते हैं. शुरू करते हैं नाम सभी 16 महाजनपद का. मैं यहां लिख देता हूं 16 महाजनपद. 16 महाजनपद. ठीक है, बस एक दो बातें जो इंपॉर्टेंट होगी वो लिख लेंगे, बाकी आपको नाम याद होना चाहिए, राजधानी याद होना चाहिए. कभी कभी राजधानी पूछ देता है. ठीक है, काशी पहला, यहीं से शुरू करते हैं. काशी, काशी की राजधानी कहाँ थी? बस राजधानी और नाम इतना फिलहाल याद रहे काफी है. काशी का राजधानी वही जो काशी का एक और नाम है वाराणसी. ठीक है, तो काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी था. इसका एक शासक हुआ था ब्रह्मदत्त, वो ये है प्रतापी हुआ था, पर उतना छोड़ दीजिए, उतना नहीं पूछता है ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था, क्योंकि काशी महाजनपद का बहुत ज्यादा आगे चल के रहा नहीं था. एक है कौशल. कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौन बताएगा? आप लोग लिखते भी चलिए तो कौशल की राजधानी कहाँ थी, ताकि आप लोग का रिकॉलिंग भी होगा. श्रावस्ती. कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी. ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती. अब इंग्लिश तो ठीक है, काशी वाराणसी कौशल श्रावस्ती. ठीक है, हाँ एक और लिखिए आगे और बताइए. अंग. अंग की राजधानी कहाँ थी? कौन बताएगा? चंपा. ठीक है, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी. चूंकि ये बिहार में था तो एक दो लाइन और लिख लीजिए इसके बारे में. इसके बारे में एक दो और लाइन मैं यहां लिख देता हूं. ठीक है, चंपा ये किस नदी के तट पे था बताइए तो? चंपा, चंपा थी मलिनी नदी के तट पर. मलिनी नदी के तट पर. ठीक है, और कुछ इसका चंपा में? हाँ, बुद्ध के समय 6 महानगर थे, उस 6 महानगर में से एक चंपा भी था. बुद्ध जैसे अभी बहुत सारे नगर है हमारे पास, सैकड़ों नगर है, लेकिन महानगर कितने हैं? गिने चुने हैं. दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, यही सब है बस महानगर. बुद्ध के समय 6 महानगर थे, नगर थे. चंपा उनमें से एक. अब उस समय का महानगर मतलब मेट्रो सिस्टम मत सोच लीजिएगा था. ठीक है, इतना काफी रहेगा अंक के बारे में. अगला 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 मगध. सबसे बड़ा तो यही था, बाद में इसी को चर्बी चढ़ा और सबको निपटा दिया. बोला चलो साइड हटो, किनारे हटो सब, अब तुम लोग सब मेरे साम्राज्य का हिस्सा हो. मगध की राजधानी, इसकी राजधानी बदलती रही है. आप लोग को पता है कहाँ था राजधानी? राजगृह था, या गिरिवज्र भी बोलते थे उसको ना, राजगृह. और आगे चल के क्या बना? पटना, पाटली पुत्र. यही था ना, पहले राजगृह था, फिर आगे चल के पटना बन गया या पाटलिपुत्र बन गया. अब अगर यदि इसमें ये लिखना जरूरी है कि ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये लिखना तो जरूरी नहीं है, इसने बाद में साबित भी किया अपने आप को. और हाँ, इसके बारे में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे. क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इसके बारे में हमको मौर्य साम्राज्य के समय पूरा पढ़ना है, मगध साम्राज्य. तो मगध के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, बस वो लिस्टिंग कर रहे हैं इसलिए हम लोग लिख लिए यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में अभी पढ़ने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा. इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे जब अभी महाजनपद के बाद आगे बढ़ेंगे तो. ठीक, अब गणराज्य एक वज्जी संघ. वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी बता सकते हैं कोई? अभी तो बताए थे जी, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली. ठीक है, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी. आगे
हाँ वैशाली, बहुत बढ़िया। मल्ल, वजी के बाद तो मल्ल, यही दोनों गणराज्य था, लिख चुके हैं इसके बारे में। मल्लों की राजधानी कौन बताएगा? इसका शायद कुशीनगर था या कुशीनारा था, दोनों बोलते हैं। कुशीनगर, कई जगह कुशीनारा भी रहता है। ठीक है, मल्लों की राजधानी, मल्लों की पावापुरी नहीं थी भाई। चलिए अगला, चेदी, चेदियों की राजधानी कहां थी, कौन बताएगा? बताइए। एक शब्द सुने होंगे, शुक्तिमती, शुक्तिमती, ये चेदियों की राजधानी थी। इंग्लिश में तो अब ठीक है, कैपिटल अपना सब तो वही रहेगा, इसका ट्रांसलेशन तो होगा नहीं। ठीक है, तो चेदी तो हो गया। उसके बाद और वत्स था एक, 16 याद रह जाएगा। वत्स की राजधानी बताइए, मैं ना लिख देता हूं नाम ताकि मतलब रिकॉल कर करके याद रह जाए। वत्स के बाद एक था कुरु। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, आदमी अपने अथी पर आता जाता है ना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी लिख लीजिए आप लोग, ये उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी, कौशाम्बी एक दिल्ली के पास भी है ना। और कुरु का राजधानी, ये तो सबसे आसान होगा। कुरु का राजधानी, महाभारत जो भी देखे होंगे, इंद्रप्रस्थ। ठीक से लिख देता हूं, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली समझ लीजिए ना, दिल्ली। उसके बाद एक था और महाभारत से जुड़ा हुआ, पांचाल, पांचाली जहां की थी ना, पांचाल। पांचाली कौन थी महाभारत में, कौन बताएगा? पांचाल, इसकी राजधानी बताइए कहां थी? इसकी 2 राजधानियां थी। आप लोग दोनों नाम बताइए तो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, अब एक जो मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहां थी, बता सकते हैं आप लोग? मत्स्य की राजधानी, इसका राजधानी तो आसान होगा याद करना, विराटनगर। पांचाल की राजधानी आप लोग को बताना है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल 2 भागों में विभक्त था। ठीक है, विराटनगर, विराटनगर तो ठीक है, मत्स्य का हो गया। अहिछत्र, हाँ ठीक है, अहिछत्र था। और एक और राजधानी बताइए, एक और राजधानी बताइए अहिछत्र के अलावे। कामपिल्य था। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य था, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। ठीक, तो मैं यहाँ पे अहिछत्र लिख देता हूं, क्योंकि ज्यादातर में अहिछत्र चल जाता है। ठीक है, मैं अहिछत्र लिख देता हूं। अहिछत्र कैसे होगा? अहिछत्र ना, स्पेलिंग गलत है। अहिछत्र, हाँ ऐसे होगा, अहिछत्र। ठीक है, मल्ल तो हो ही गया है। उसके बाद एक और बच जाता है, शूरसेन। शूरसेन, शूरसेन की राजधानी बता सकते हैं? शूरसेन की राजधानी कृष्ण की नगरी ना, मथुरा। चलिए, और कोई बचा है शूरसेन के बाद? बताइए। एक तो साउथ इंडिया का भूल ही गए हम लोग, अश्मक। अस्मक की राजधानी कौन बताएगा? इसका राजधानी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अस्मक का। ठीक है, अस्मक का राजधानी याद कर लीजिएगा, आसान ही है वैसे, पोतन है, कहीं कहीं पोटली भी रहता है। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर है, ये सब बता चुके हैं हम पहले ही, और ये भी बता चुके हैं कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। एक दो और था, अवंती। अवंती कहाँ थी बताइए, बताइए। अवंती की जो राजधानी थी, उस राजधानी को पूर्व में क्या बोलते थे पता है? उसको बोलते थे नारायणी। हाँ नारायणी नहीं, नारायणी नहीं बोलते थे, कानीकुब्ज भी बोलते थे, नारायणी भी बोलते थे, और नारायणी बोलते थे, नहीं बोलते थे, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कानीकुब्ज बोलते थे। अवंती की राजधानी कानीकुब्ज। आप लोग बताइए अभी वर्तमान में उसका नाम क्या है? अवंती की राजधानी कानीकुब्ज था। एक तो अपना अफगानिस्तान है, गांधार,
गांधार का राजधानी तो अपना विश्वविद्यालय याद रख लीजिएगा, तक्षशिला। देखा जरा नाम आया, हाँ उज्जैनी, उज्जैन। आप लोग अवंती से याद कर लिया होगा, उज्जैन, उज्जैन या उज्जैनी। इसका नाम कानिकुब्ज हुआ करता था एक टाइम में, ठीक है। और हाँ गांधार तक्षशिला, ठीक है, ये तो हो ही गया। और कोई बचा है क्या? और तो मुझे याद नहीं आ रहा है। उज्जैन हो गया, सुरसैन हो गया, अश्वक हो गया, अवंती हो गया, गांधार हो गया, मगध हो गया, वजीमल हो गया, एक कंबोज हो, कंबोज। इसकी राजधानी कहाँ थी बता सकते हैं आप लोग? बताइए। कंबोज, हाँ। हाटक कहाँ था? हाटक। कंबोज बाकी है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाटक। अब मुझे याद नहीं आ रहा, अब एक आध छूटा होगा, अगर छूटा भी होगा तो एक आध छूटा होगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आदमी है भाई। 16 महाजनपद, ठीक है, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मगध देख लेते हैं, हल्का सा। क्यों? क्योंकि मगध को आगे चल के बताया आप लोग को चर्बी चढ़ा था, मगध ना। मगध पे शुरुआत में 4 राजवंश आए और इन्हीं चारों राजवंश ने क्या किया? ठीक ठाक मचाया था। 4 राजवंश नहीं, 4 नहीं। तो मगध पे पहला जो राजवंश आया वो था हर्यंक वंश। मगध पर जो राजवंश आए, प्रमुख राजवंश लिख दूं, प्रमुख बताए थे, मगध को डिटेल में पढ़ेंगे। मगध जनपद को प्रमुख राजवंश, मगध महाजनपद। ये अभी साम्राज्य बना नहीं है, साम्राज्य बनेगा कब? मौर्य काल में, ठीक है। तो प्रमुख राजवंश में पहला राजवंश कौन आया था? याद कीजिए, हर्यंक वंश, हर्यंक वंश, ठीक है। मगध का पहला राजवंश था हर्यंक वंश, और इस वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार जानते हैं, बड़ा मतलब ये निकला। वो क्या करता था, जो छोटे मोटे जनपद थे उसको जीत लेता था, हड़प लेता था, और जो थोड़ा शक्तिशाली जनपद हुआ करता था उस वक्त, उसके यहाँ जाके शादी वादी कर लेता था। तो इससे क्या होता था कि अगर इस पे अब कोई अटैक करेगा तो ससुराल वाले तो आएंगे हेल्प करने के लिए, और बाद में धीरे धीरे ससुराल को पे तो अधिकार हो ही जाता है, ठीक है। तो हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर, थोड़ा भी इधर उधर होता है ना, काटना पड़ता है। संस्थापक कौन था? बिंबिसार ना, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा हुआ था कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ था? उदयन हुआ था। और बिंबिसार को आगे चल के उसका बेटा अजातशत्रु निपटा दिया, मार दिया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। और अजातशत्रु को भी आगे चल के उसका बेटा मार दिया, उदयन, वो भी गया, खत्म। इंग्लिश में एक बात बताइए, मगध महाजनपद प्रमुख राजवंश को क्या लिखेंगे? जो मेन डायनेस्टी, पहला हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद फाउंडर बिंबिसार, बस इतना ही तो लिखना है। अब लिखना, जैसे कह रहे हैं कि इंग्लिश में लिखने के लिए, तो जानते हैं, पता है, एक तो 1 घंटे का क्लास होता है, 5 मिनट शुरुआत में इधर उधर में चला जाता है, ऐसा तो है नहीं। रोबोट की तरह आते हैं, हाँ जी स्टार्ट कीजिए, चलिए महाजनपद लिखना शुरू कीजिए। ये क्लास हो रहा है, जब तक इंटरेक्टिव नहीं होगा, थोड़ा आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बीच बीच में कोई विषय से हटके कुछ बात नहीं होगा। जैसे एक सवाल आ गया था कि राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, तब तक सीख नहीं पाइएगा। तो बहुत ज्यादा बुलेट ट्रेन की स्पीड में मत चलिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है, ये कबीरदास जी कह के गए हैं ना। तो निरंतरता बस बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं। बहुत अच्छा चंदन, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि हर कोई अपने पप्पा को निपटा करके आता था गद्दी पर, ठीक। तो बिंबिसार ने कितना वाइफ था? अच्छा ठीक है, वैवाहिक संबंधों को बिंबिसार ने क्या किया था? आधार बनाया था अपने शासन का। ये सवाल आता है तो लिख लीजिए, कुछ चीज लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा देंगे, लिख लीजिए। बिंबिसार ने डैश दे करके आगे, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों को क्या किया? साम्राज्य विस्तार का आधार बनाया था। बिंबिसार ने
वैवाहिक संबंधों फर्स्ट रेफरेंस टू मगध कौनकर, अथर्ववेद। अच्छा चलिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों को साम्राज्य विस्तार का क्या किया था, आधार बनाया था। ठीक, इसने किसको जीता, अंगराज्य को जीत लिया, इसने अंगराज्य को जीता था। मैं लिख ही दूं क्या, फिर आप लोग कहिएगा कि इंग्लिश वाले चिंता मत कीजिए, बस आ रहा है, अभी भी आ रहा है आगे। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार का आधार वैवाहिक संबंधों को बनाया, वैवाहिक संबंधों को बनाया। एक, दूसरा इंग्लिश में लिखा रहे, ठीक है, इसने अंग को, अंग मतलब अंग जनपद को, अंग को अपने राज्य में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। मतलब मगध ऐसा नहीं है कि मौर्य के आने के बाद जो है ये हुआ, इस पहले से ही इसके लक्षण दिखने लगे थे मजबूती वाले, ठीक है। और बाकी इसके पुत्र किसने, अजात शत्रु ने, अजात, आप लोग लिखते भी चलिए, जिसको राइटिंग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर क्या किया, मगध का शासक बन गया, राजगद्दी पर बैठ गया। जो लिखना हो लिख लीजिए, राजगद्दी पर बैठा। बस इतना ही तो लिखना था, इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। बिंबिसार लेड द फाउंडेशन, पहला लाइन का, बिंबिसार लेड द फाउंडेशन of his kingdom on, Bimbisar laid the foundation of his kingdom on various matrimonial relationship. Bimbisar laid his kingdom, sorry, Bimbisar laid the foundation, Bimbisar laid the foundation of his kingdom, Bimbisar laid the foundation of his kingdom on various matrimonial relation, ठीक है। बिंबिसार लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज किंगडम ऑन वेरियस मैट्रिमोनियल रिलेशन, बिंबिसार लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज किंगडम ऑन वेरियस मैट्रिमोनियल रिलेशन। एक, उसके बाद इसने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार कॉन्कर द अंग, बस इतना काफी रहेगा, कॉन्कर द स्टेट ऑफ अंग या अंग, तो बिंबिसार कॉन्कर द अंग एंड मर्ज इट विथ मगध, ये भी कर सकते हैं, अपने राज्य में मिला लिया। तो बिंबिसार कॉन्कर द अंग एंड मर्ज इट ऑन द मगध, एंड मर्ज इट ऑन विथ मगध होगा। बिंबिसार कॉन्कर द अंग एंड मर्ज इट विथ मगध। उसके बाद लास्ट लाइन, इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर राजगद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार वाज किल्ड बाय हिज सन, बिंबिसार वाज किल्ड बाय हिज सन, बिंबिसार वाज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु। अंक की कैपिटल चंपा थी, पहले लिखा चुके हैं भाई मेरे, ओबराय टेक्निकल, अंक की कैपिटल तो चंपा लिखा चुके हैं। कौशल ने पूरा डॉरी में काशी विलेज दे दिया था, भी दे दिया था, काशी उस वक्त गांव हुआ करता था, सही है। हाँ, पितृहंता वंश ही था ये पूरा का पूरा, एबी कुशवाहा।
क्योंकि इसमें सब नीचे वाला अपने पप्पा को निपटा के बन रहा था। तो लिख लीजिए, बिंबिसार वाज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु। चले, ये तो हो गया। अगला अब इसको कर ही ले, या फिर अब तो टाइम हो चुका है, 51 हो चुका है। अजातशत्रु और एक काम करते हैं, अजातशत्रु और उदयन दोनों कर लेते हैं। पिछले वाला दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अब अजातशत्रु और उदयन का कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर नंदवंश शुरू हो जाएगा। तो नंदवंश कल करें। नहीं नहीं नहीं, शिशुनाग वंश होगा, नंदवंश कैसे होगा अभी तो। इसके बाद हरियर के बाद शिशुनाग है। हाँ, शिशुनाग कल करेंगे। अजातशत्रु, इसके बारे में ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन लिख लीजिए बस, काफी है, काम चल जाएगा। ठीक है, पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। क्या वैसे लिख लीजिए, इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध धर्म में हम लोग लिख चुके हैं वैसे। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था ना, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। आप लोग को लिखा चुके हैं। संगीति राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। गुफा में हुआ। इतना तो हो गया इसके बारे में। और उसके बाद क्या, अजातशत्रु के बारे में, विजय अभियान के बारे में तो शायद ही पूछता है, होगा तो नोट्स में मिल ही जाएगा। कितना इसको इसका बेटा मार दिया था, उदयन ने इसकी इसके पुत्र उदयन, उदयन या उदयन, ये बताइए तो क्या होगा? उदयन, उदयन ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, ये आकार होगा उदयन में। इसको देखिए तो आप लोग, हमको ध्यान नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा देते हैं। और लास्ट में उदयन के बारे में भी लिख लीजिए 1-2 लाइन। उदयन, आप लोग बताइएगा ये होगा कि नहीं होगा डंडा जी, ये वाला। क्या लिखेंगे उदयन के बारे में बताइए? पाटलिपुत्रा को राजधानी बसाया, और बताइए और कुछ इसके अलावे महत्वपूर्ण में, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। इसने क्या किया? पाटलिपुत्रा नगर बसाया। और कुछ? वही गंगा और सोन नदी के तट पे है, ये तो जानते ही हैं। पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या था पता है? एक बात पहले, कुसुमपुर। कहाँ लिख दूं? छोड़िए, क्या लिखना, बसाया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बस इतना काफी रहेगा उदयन। और हरियंक वंश का अंतिम शासक कौन था वो लिख लीजिए, ये इसी में साथ में यहाँ पे, कि हरियंक वंश के अंतिम शासक कौन था? जल्दी बताइए। जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी थी, जिसकी हत्या शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। वो भी नागे था, नागदशक, यही था ना? हाँ, यही तो था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने करके
नाग ने कर क्या क्या शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। बस हो गया, इतना आज के लिए रहने दीजिए। मैं इंग्लिश वालों के लिए लिखा देता हूं, इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग। अजातशत्रु के बारे में लिख लीजिए। ड्यूरिंग द अजातशत्रु, मैं पिछला आ जाते हैं पहले ताकि देख देख के अथी करना होगा ना। प्रथम बहुसंगीति, हाँ, ड्यूरिंग द अजातशत्रु द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सप्तपर्णी केव ऑफ राजगीर। ड्यूरिंग द अजातशत्रु, ड्यूरिंग द अजातशत्रु, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजातशत्रु, ठीक है, जल्दी लिखिए थोड़ा, अब टाइम नहीं है मेरे पास। शिशुनाग का आगे शिशुनाग का क्या था? शिशुनाग ने नागदशक को निपटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। कल शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजातशत्रु द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सप्तपर्णी केव ऑफ राजगीर। ये नहीं भी लिखिएगा चलेगा, मैं बौद्ध वाले में लिखा चुका हूं, ठीक है। अजातशत्रु वाज किल्ड बाय हिज सन उदयन। अजातशत्रु वाज किल्ड या ही वाज किल्ड बाय हिज सन उदयन, बस इतना काफी है, ठीक। उसके बाद थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मेरा 8 बजे से। आप लोग अजातशत्रु हो गया, उदयन के बारे में लिख लीजिए। उदयन एस्टैब्लिश अ सिटी नेम्ड पाटलिपुत्रा। उदयन एस्टैब्लिश अ सिटी नेम पाटलिपुत्रा। उदयन एस्टैब्लिश अ सिटी नेम पाटलिपुत्रा, ठीक है, पुत्रा। एंड मेड इट हिज कैपिटल, एंड मेड इट हिज कैपिटल, मेड इट हिज कैपिटल। इतना हो गया। उसके बाद हरियंक वंश का अंतिम शासक, द लास्ट किंग ऑफ हरियंक डायनेस्टी, द लास्ट किंग ऑफ हरियंक डायनेस्टी वाज नागदशक। द लास्ट किंग कुसुमपुर था, अविनाश, कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा का पुराना नाम कुसुमपुर था। तो लास्ट किंग ऑफ हरियंक डायनेस्टी वाज, क्या होगा, नागदशक, ठीक है। ही वाज किल्ड बाय शिशुनाग, ही वाज किल्ड बाय शिशुनाग एंड शिशुनाग एस्टैब्लिश अ शिशुनाग डायनेस्टी। खत्म बात। अब अगर इंग्लिश छूट गया है तो वो मैं कल आप लोग बोल दीजिएगा, दोबारा एक बार बोल दीजिएगा तो मैं बोल के लिखवा दूंगा, ठीक है। अब टाइम नहीं है। एक बात और, आप लोग को ज्योग्राफी अगर पढ़ना हो तो आ जाइए अभी 8 बजे से बिहार अड्डा पर। मैं ज्योग्राफी का क्लास सोच रहा हूँ आज से 4-5 दिन ज्योग्राफी का क्लास लूँ प्रॉपर मैप वैप के साथ। हालांकि पहले लिए थे लेकिन आज वो लोग का रिवीजन शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग को भी ज्योग्राफी पढ़ने का मन हो तो आ जाइएगा। यहाँ हिस्ट्री आप मेरे से पढ़ते ही हैं। अब अभी मैं कोई भी क्वेरी नहीं ले पाऊंगा। आप लोग बायोलॉजी क्लास है अभी, कोई नहीं, बायोलॉजी क्लास करिए। वो तो बस आप लोग को बता दिए कि अगर यदि करने का मन हो हिस्ट्री, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफी, तो आप लोग आ सकते हैं। क्या करूं, महाजनपद, महाजनपद, डेस्कटॉप सेव। ओके, बाय एवरीवन। अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, अब मैं कल अब मैं ये करूंगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर होगा अभी ज्योग्राफी का मेरा। तो जिनको भी क्लासेस व्लासेस नहीं है, कोई फ्री है, पढ़ने का मन है ज्योग्राफी, तो आ जाइएगा 8 बजे से, अभी जस्ट शुरू होने वाला है। ओके, बाय एवरीवन।